नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग पिछले वीडियो में जो सीएनटी एक्ट है उसको समाप्त कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग एसपीटी एक्ट की ओर बढ़ रहे हैं और एसपीटी एक्ट का जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है उसको जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू भी बताया जाएगा और प्रयास कर रहे हैं एक ही वीडियो में सारे एसपीटी एक्ट के जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है आप लोगों को बता दिया जाए। और इसमें आप देखिएगा अभी तक जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बनाया गया है वो सारा चीज इंक्लूड कर दिया गया है। जहां जहां पे किसी भी तथ्य से कोई भी सवाल अगर बनाया गया है तो वहां पे हम पीवाईक्यू जो है उसको रख दिए ताकि आपको पता चले किस तरह से सवाल बनाया गया है। आज जो भी कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं वो मात्र 3 पेज के माइंड मैप में यहाँ पे कवर कर दिया गया है जो कि आपको ऐप पे मिल जाएगा। तो रिवीजन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण ये माइंड मैप नोट्स है। अगर डिटेल नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो ये भी ऐप में मिल जाएगा। ये सब सारा पीपीटी वगैरह एमसीक्यू या पीवाईक्यू सब आपको ऐप में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। संथाल परगना टीनेंसी एक्ट आप लोगों को इससे पहले पढ़ाया गया छोटा नागपुर का जो टीनेंसी एक्ट था वो सीएनटी एक्ट। सीएनटी एक्ट काफी लंबा चौड़ा है, आप लोगों को पता है 19 अध्याय और 271 धारा था, जिसका महत्वपूर्ण जो भी अध्याय था धारा था वो आपको हम बताने का प्रयास किए और पीवाईक्यू भी बताया गया। ये आपको थोड़ा सा छोटा देखने को मिल सकता है या हम कह सकते हैं सीएनटी एक्ट के तुलना में ये जो एक्ट है वो छोटा है, लेकिन इससे भी 5 प्रश्न बनाए जाएंगे और सीएनटी एक्ट से भी 5 प्रश्न बनाए जाएंगे। तो आपके लिए ये बेनिफिट होगा क्योंकि एक वीडियो में आप देख के 5 प्रश्न का तैयारी कर ले रहे हैं और पिछला जो सीएनटी एक्ट था उसके लिए आपको 4-5 वीडियो देखना पड़ा था। तो आप जो सीएनटी एक्ट में समझे हैं कहीं ना कहीं वो चीज जो है यहाँ पे अप्लाई होगा और इसीलिए ये टॉपिक थोड़ा आसान भी हो जाएगा क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीएनटी एसपीटी एक्ट के दौरान दे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे जो मुख्य प्रावधान है उसको एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे कहता है संथाल परगना काश्तकारी ये पूरक प्रावधान है, सप्लीमेंट्री ये क्या है प्रावधान है जो कि 1949 के अधिनियम द्वारा लाया गया था। बिहार अधिनियम 14 के तौर पे भी इसको जानते हैं 1949। हो सकता है कभी सवाल इससे बन जाए तो याद रखिएगा। ये कब लागू होता है तो 1 अप्रैल 1949 को होता है और इसमें कुल 9 अध्याय और 72 धाराएं हैं, जबकि अगर सीएनटी एक्ट में देखें तो 19 अध्याय और 271 जो है वो धारा है। तो ये याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ से बेसिक सवाल जो है आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को सीएनटी एक्ट का सबसे पहला जो अध्याय था उसका जो सबसे पहला सेक्शन था उसमें क्या बताया गया, तो उसका जो शॉर्ट नेम है वो तो वही चीज यहाँ पे भी बताया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जो सीएनटी एक्ट है उसका थोड़ा सा भूमिका देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके सेक्शन वाइज आपको हम बता देंगे। तो भूमिका में बताया गया संथाल परगना जिले का निर्माण जो है 1855 में होता है। हम लोग देखे थे कि झारखंड में हर जगह विद्रोह हो रहा था और सेदू कानू का विद्रोह जो हूल विद्रोह होता है उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को एक नया परगना या प्रशासनिक इकाई देखने को मिलता है जिसका नाम है संथाल परगना। जैसे कि यहाँ पे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बन रहा था छोटा नागपुर तरफ, उसके बाद उसको 1854 में छोटा नागपुर नाम दिया गया। उसी तरह से संथाल विद्रोह के बाद एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाया जाता है जिसको हम लोग वहाँ पे संथाल परगना के नाम से जानते थे। तो ये जो है 1855 में बना, ये हिस्ट्री वगैरह में भी हम पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा ये नया आपके लिए नहीं होगा। संथालों को जहाँ पे बसाया गया था उसको दामिने को या जंगल तरी ट्रैक के नाम से जाना जाता था। कहा जाता था कि अंग्रेज जो है वो संथाल को बचाना चाह रहे थे। इसका रीजन ये था कि संथाल जो है अस्थायी कृषक थे, वो लोग एक जगह रह के खेती करते थे, तो जो एक जगह रह के खेती करेगा वो सरकार को टैक्स देगा। पहाड़िया जनजाति के लोग जो वहां पे रहते थे वो लोग खेती नहीं करते थे तो वो लोग टैक्स भी नहीं देते थे। तो इसीलिए ये लोग जो है क्या बोले कि जंगल को साफ करो और जंगल को साफ करके वहां खेती करो, कुछ सालों के लिए हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन जब 10 साल बीत जाता है उसके बाद टैक्स जो है इन लोगों की ओर बहुत ज्यादा इंपोज किया जाता है और उसी का विरोध जो है या अलग और भी अलग अलग तरीके से इन लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता है जिसका कई तरह का ये लोग विरोध करते हैं। अंत में जो विरोध सबसे बड़ा विरोध हम कह सकते हैं या सामूहिक जो सबसे बड़ा विद्रोह था वो था हूल विद्रोह जो कि 1855-56 के आसपास हुआ था, 1857 के विद्रोह के ठीक पहले। और इस तरह से उसके बाद एक क्षेत्र बनता है संथाल परगना। तो दामिने को भी इन लोगों को बसाया गया था, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद जो है ये परगना तो बना दिया गया, प्रशासनिक इकाई बना दिया गया। समय समय पर इसमें कुछ कुछ कानून लाया गया ताकि यहाँ के जो रैयत है या जो मूल निवासी है उसके जमीन को, जैसे सीएनटी एक्ट में हम लोग देखें ना कि यहाँ जो भी आदिवासी है उसका जमीन जो है वो गलत तरीके से किसी को ना दिया जाए, इसके लिए ये कानून लाया गया। तो उसी तरह से वहां पे भी जो मूल रैयत है जो पहली बार वहां पे आए, जंगल को साफ किए, खेती लायक जमीन बनाए, उन लोगों को बचाने के लिए या उन लोगों के अधिकार की सुरक्षा के लिए
पहली बार संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 लाया गया। तो रैयत एक कानून था, रैयत के अधिकार के लिए ये लाया गया था। आगे अगर हम देखते हैं ये 1949 का यानी कि आजादी के बाद का ये कानून है। तो कहा जाता है मिस्टर गेंजर का बंदोबस्त रिपोर्ट आया, उसके बाद यहाँ पे तात्कालिक बिहार सरकार, जो उस समय का बिहार सरकार थी, यानी कि ये औपनिवेशिक काल का ही बात किया जा रहा है, संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी एक्ट जो है 1937 बना था। ये आया भी हुआ है क्वेश्चन। तो इस तरह से ये कमेटी बनता है और इसी कमेटी के सिफारिश पे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पूरक यानी सप्लीमेंट्री जो भी कानून था उसमें कुछ सप्लीमेंट्री प्रावधान जो है वो जोड़े गए, जिसको आज हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं अध्याय 1 से। अध्याय 1 जैसा कि आप लोगों को बताया गया सीएनटी एक्ट में सबसे पहला अध्याय में बताया जाता है उसका नाम और उसका प्रसार के बारे में कि आखिर वो कहाँ कहाँ लागू होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपको संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और इसका विस्तार के बारे में बताया गया है। तो संक्षिप्त नाम के बारे में अगर देखें तो धारा 1 में यही बोलता है, यह अधिनियम संथाल परगना काश्तकारी पूरक प्रावधान अधिनियम 1949 कहलाएगा। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं, मतलब जो हेडिंग है ना हम लोगों का चैप्टर है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसी नाम से ये अधिनियम जो है वो जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये कहाँ लागू होता है। तो आप लोगों को सीएनटी एक्ट जब पढ़ाया जा रहा था तो उसी में बताए थे कि संथाल परगना को छोड़ दे, संथाल परगना का जो 6 जिला है उसको छोड़ दिया जाए तो सीएनटी एक्ट पूरे झारखंड में लागू होता है। तो संथाल परगना के लिए एक अलग एक्ट है, वो है एसपीटी एक्ट। तो साहेबगंज हो गया, दुमका हो गया, पाकुड़ हो गया, गोड्डा हो गया, देवघर हो गया, जामताड़ा हो गया, ये जो 6 जिला है इसमें यानी संथाल परगना हम कह सकते हैं, उसमें एसपीटी एक्ट लागू होता है। तो नाम से ही है संथाल परगना टेनेंसी एक्ट, तो ये लागू कहाँ होगा? संथाल परगना। बस आपको बस इतना याद रखना है कि संथाल परगना में कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि हो सकता है अगर जिला दे दे आप संथाल परगना केवल रट के जाइएगा तो भूल सकते हैं या गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए आप जिला याद रखिएगा, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, गोड्डा और देवघर, ये 6 जिले हैं जिसमें संथाल परगना टेनेंसी एक्ट जो है वो लागू होता है। तो 6 जिले यहाँ पे और 18 जो जिले हैं वहां पे सीएनटी एक्ट लागू होता है। तो इस तरह से पूरे 2400 जिलों में सीएनटी और एसपीटी एक्ट जो है लागू होते हैं। 6 जिले में एसपीटी और 18 जिले में सीएनटी। अब चलिए धारा 2 यानी सेक्शन 2 को हम लोग यहाँ समझते हैं कि सेक्शन 2 क्या बोलता है। विधान के स्थानीय विस्तार परिवर्तन के अधिकार और किसी क्षेत्र विशेष में विधान की वापसी का प्रभाव। विधान मतलब क्या होता है कि कोई एक्ट है, कोई लॉ है, तो उसको कौन लागू कर सकता है। मतलब इस अधिनियम के बहुत सारे ऐसे प्रावधान है जो संथाल परगना के किसी एक क्षेत्र में लागू नहीं होंगे। तो कहाँ पे ये प्रभाव नहीं होगा, ये भी अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार के द्वारा ही क्या किया जाएगा, बताया जाएगा। अधिसूचना जो भी है वो निकाला जाएगा, बताया जाएगा कि इस कानून का ये प्रावधान यहाँ पे लागू नहीं होगा। या अगर किसी पे स्पेशल कोई प्रावधान लागू करना है तो वो भी कौन करेगा? राज्य सरकार। मतलब राज्य सरकार के पास पावर है कि अधिसूचना द्वारा यहाँ पे जो भी इस विधान है उसका कुछ प्रावधान को वो वापस ले ले या कुछ प्रावधान को किसी पर्टिकुलर एरिया में प्रभाव कर दे। तो याद रखिएगा एक लाइन में ये जो है प्रांतीय सरकार के पास ये पावर होता है। जिससे एक सवाल भी यहाँ पे बनाया गया है, बोलता है संथाल ये नहीं है, संथाल परगना भूधारण अधिनियम संपूर्ण संथाल परगना में लागू होगा, क्या किसी भाग से इस अधिनियम को वापस लिया जा सकता है? मतलब संथाल परगना के किसी भाग से, मतलब हम कह सकते हैं कि ये पूरा संथाल परगना है लेकिन इस भाग में ये जो संथाल परगना एसपीटी एक्ट है लागू नहीं होगा। तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, या राज्य सरकार द्वारा वापस लिया जा सकता है। इसलिए हम बोले कि यहाँ जो भी सवाल बनाया गया है वहां से आपको हम बताते चल रहे हैं कि ये जो है यहाँ से सवाल बनाया गया है, क्या सवाल है वो भी रख दिए ताकि आपको स्पष्ट पता चल जाए, आपको इधर उधर ज्यादा भटकने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो ही जाता है, चाहे हम कहे चाहे नहीं कहे। 2-3 टॉपिक ऐसा है पेपर 2 में जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है दूसरे टॉपिक के तुलना में, तो वो चीज ना हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन को हम यहाँ रख रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ पे धारा 3 आता है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 जो है निश्चित कर दिया गया है, जैसे सीएनटी एक्ट का सेक्शन 2 निश्चित है ना, उसी तरह से यहाँ पे सेक्शन 3 जो है निश्चित है। और यहाँ सेक्शन 4 में परिभाषा बताया गया है, जबकि सीएनटी एक्ट के सेक्शन 3 में परिभाषा बताया गया था। हम बार बार पीछे वाला जो भी पढ़ाए हैं उसका उल्लेख करेंगे, क्योंकि आज न कल आपको एग्जाम देना है और एग्जाम में हर एक चीज आपको याद होना चाहिए। तो आपको याद नहीं हुआ तो याद करने का धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा। वहां पे भी कृषि वर्ष के बारे में बताया गया था कि कृषि वर्ष किसे कहा जाता है। अगर स्थानीय रूढ़ी में कोई परंपरा चलते आ रहा है कि हम चैत या आसीन या कार्तिक जो भी महीना है शुरू मान लीजिएगा, तो वो स्थानीय रूप से मान्य है, तो वो चीज हम लोग कृषि वर्ष का शुरू महीना मान सकते हैं। अगर राज्य सरकार हो तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये चीज आपको बताया गया था। तो संथाल परगना में क्या होता है,
कहा जाता है यदि बंगला साल कहीं पे चलता है संथाल परगना की किसी एरिया में, अगर संथाल परगना के किसी एरिया में बंगला साल चलता है तो वहां पे हम लोग जो है कृषि वर्ष का प्रारंभ किस महीने से मानेंगे? बैसाख से। एकदम सीधे सीधे सवाल बनाया जा सकता है कि संथाल परगना एसपीटी एक्ट के अनुसार यदि संथाल परगना के किसी क्षेत्र में बंगला क्या चलता है, साल चलता है, तो वहां कृषि वर्ष किस महीने से प्रारंभ होगा? बैसाख महीने से। यदि फसली साल चलता है तो वहां पे प्रथम जो होगा वो आसीन मास से शुरू होगा। अगर कृषि प्रयोजन के लिए निमित्त कोई अन्य वर्ष चलता है तो वो वर्ष होगा। मतलब स्थानीय रूप में अगर कोई दूसरा परंपरा है तो वो भी मान्य होगा, कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो याद रखिएगा बंगला वाला में बैसाख है, ब से बंगला, ब से बैसाख याद रखिएगा, और फसली वाला में आसीन से याद रखिएगा, आश्विन से। उसके बाद दिया गया है खास ग्राम के बारे में कि खास ग्राम किसको कहते हैं। तो खास ग्राम किसको कहते हैं? जहां पे मूल रैयत नहीं है। मूल रैयत मतलब समझिए पहले जैसे यहाँ खुटकटी और मुंडारी होता था ना, उस तरह से आप थोड़ा बहुत इसको समझ सकते हैं कि ये लोग आए और जमीन को, जंगल को साफ किया और खेती लायक जमीन बनाया, तो मूल रैयत है। आगे और भी बहुत कुछ आपको बताया जाएगा, तो मोटा मोटी ये छोटा कॉन्सेप्ट में रखिए, मूल रैयत हुआ। तो मूल रैयत भी नहीं है और उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख भी है, मतलब ये गांव है। अब गांव में ना कोई मूल रैयत है और ना ही अगर ग्राम प्रमुख है तो उसको हम लोग खास विलेज के नाम से जानेंगे। ये आगे अभी आपको काम देगा। देखिएगा, बोलेगा कि कोई खास क्या है, गांव है, कोई खास गांव है, तो उसका ग्राम प्रमुख का क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा, क्योंकि उस गांव में खास गांव बोल दिया, इसका मतलब ही आपको समझना है कि वहां ग्राम प्रमुख नहीं है और ना ही मूल रैयत है। मूल रैयत नहीं है तो भी उस जमीन या उस गांव को हम कह सकते हैं कि कौन उसका हेड होगा, उसका कोई अता पता है नहीं। मूल रैयत रहता तो हो सकता है वही उसका क्या होता, हेड होता। अब ग्राम प्रमुख हम किसको कहेंगे? तो डीसी द्वारा या अन्य विधिवत प्राधिकृत अफसर द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, अगर कोई डीसी है, अगर डीसी है, अगर कोई व्यक्ति को, जैसे इस व्यक्ति को ग्राम प्रधान नियुक्त कर देगा तो वो उस गांव का क्या हो जाएगा? ग्राम प्रधान कहलाएगा। तो डीसी द्वारा या कोई प्राधिकृत, मतलब कोई ऐसा ऑथराइज्ड हम कह सकते हैं अफसर जो जिसको पावर मिला है इसको नियुक्त करने का, अगर वो नियुक्त करेगा तो भी वो क्या हो जाएगा? ग्राम प्रधान होगा। तो ये कोई व्यक्ति प्रधान, मुस्तजीर या मांझी, अगर स्थानीय स्तर पे इस तरह के कुछ मान्यता प्राप्त पद है तो वो भी ग्राम प्रद कहलाएगा। इसमें मूल रैयत सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे मूल रैयत को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये चीज भी स्पष्ट कहा गया है ग्राम प्रमुख के अंतर्गत। अगर मूल रैयत को सम्मिलित कर लिया जाता है तो फिर इसको साथ में रखने का क्या जरूरत है, मतलब सॉरी अलग अलग रखने का क्या जरूरत है? यहाँ बोला ना, जहां मूल रैयत भी ना हो और ग्राम प्रमुख भी नहीं हो तो मूल रैयत अलग होगा, इसलिए तो यहाँ पे बोला गया कि मूल रैयत भी नहीं, ग्राम प्रमुख भी नहीं। तो ग्राम प्रमुख कौन हो सकता है? प्रधान, मुस्तजीर या मांझी, है ना, हो सकता है, या कोई डीसी या जो ऑथराइज्ड अफसर है उसके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मूल रैयत इसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा क्योंकि ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। ग्राम प्रमुख में क्या मूल रैयत सम्मिलित होते हैं? तो नहीं होते हैं। खाली जोत, खाली जोत मतलब क्या होता है? परित्यक्त जोत, यानी कि जिसको आप क्या कर दिए, छोड़ दिए, परित्यक्त कर दिए हैं। ऐसी जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकार छोड़े क्या हो जाता है? मर जाता है। मतलब ये खेत है, अब इस खेत का कोई उत्तराधिकार है ही नहीं तो इसको हम लोग वैकेंट होल्डिंग, खाली जोत के तौर पे जानते हैं। और ये भी सवाल आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, बोलता है ये जो है संथाल परगना भूधारणा अधिनियम 1949 के अनुसार खाली जोत से क्या तात्पर्य है? तो परित्यक्त भूमि जो परित्यक्त कर दिया गया है, जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मर जाए। तो परित्यक्त मतलब ही क्या हो गया कि एक जमीन है मेरा, कोई उत्तराधिकारी है ये नहीं, तो हम उस जमीन को क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो वो जो जोत है, वो जो होल्डिंग है, वो क्या हो जाएगा? आपका खाली जोत होगा। इस तरह से आंसर जो होगा ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। अब यहाँ पे देखता है, हम लोग चैप्टर 1 पढ़ लिए। चैप्टर 1 में और भी बहुत सारी परिभाषा दिए गए, जैसे कि वहां पे भी हम बोले थे कि अगर देखिएगा चैप्टर 1 का जो सेक्शन 3 था उसमें काफी सारी परिभाषाएं थे, लगभग 30 परिभाषाएं थे। उनमें से कुछ को आपको बताने का हम प्रयास किए। उसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारा परिभाषा है, तो कुछ आपको समझ में आ ही जाता है, एक बार पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। जो लंबे समय तक याद रखना है उसको हम लोग जो है, या टेक्निकल कुछ चीज है उसको माइंड मैप में या पीपीटी में इंक्लूड किए हैं। बाकी डिटेल वाइज तो आपको डिटेल जो नोट्स है वहां पे दिया ही हुआ है, वहां से आप एक बार देखिएगा तो कुछ कॉन्सेप्ट है वो एक बार पढ़ने के बाद याद हो ही जाता है, कुछ को रिवाइज करना पड़ता है। तो जो चीज ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेटेड होता है, बार बार रिवाइज करना पड़ता है, उसको माइंड मैप में रखा गया है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। और कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो आपको याद रहते हैं, उससे क्वेश्चन भी बन जाएगा, तो आप आसानी से बना लीजिएगा। तो उस तरह का जो फैक्ट होता है उसको सामान्यतः सम्मिलित करने से हम लोग यहाँ पे बचते हैं, क्योंकि आसान है, कोई भी बना लेगा। एक बार पढ़ने के बाद कुछ याद हो ही गया तो उसको फिर बार बार यहाँ पे इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। रैयत, अब कितना हम लिखवाए कि रैयत वह व्यक्ति होता है जो उस जमीन पे, होल्डिंग पे क्या करे, खेती करे। ये तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, अगर लगातार वीडियो देख रहे हैं तो फिर यहाँ पे उसको इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक ना। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं चैप्टर 2 की ओर। चैप्टर 2 क्या बोलता है? ग्राम प्रमुख और मूल रैयत। मूल रैयत से संबंधित ये क्या है, आपका चैप्टर है। यानी कि आपको सीधे सीधे ये भी पूछा जा सकता है चैप्टर 2 किससे रिलेटेड है। तो चैप्टर 2 जो है वो ग्राम प्रमुख, अभी आपको बताया गया ना, उससे और मूल रैयत से क्या है, संबंधित है। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि चैप्टर 2 जो है वो क्या बताता है ग्राम प्रधान के बारे में और मूल रैयत के बारे में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सेक्शन 5 को, ग्राम प्रधान की नियुक्ति। तो आपको पूछा जाएगा संथाल परगना के किस सेक्शन में ग्राम प्रधान की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। तो जो विलेज रेडमेंट होगा उसका नियुक्ति कैसे होगा, खास अभी आपको बताया। खास ग्राम का मतलब क्या होता है, जहां पे मूल रैयत भी नहीं है और ग्राम प्रधान भी नहीं है तो वही खास रैयत होगा। तो जहां पे नहीं है वहां पे ही आप नियुक्त कीजिएगा ना, जहां पे है ऑलरेडी वहां पे आप क्या ही नियुक्त कीजिएगा। तो खास ग्राम के रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर हम लोग वहां पे, या डीसी जो है, डीसी ग्राम प्रमुख या प्रधान को नियुक्त करने की क्या करेंगे, घोषणा करेंगे। तो घोषणा कब करेंगे, जब ग्राम के रैयत यानी कि गांव का जो रैयत है, जो किसान है, वो कहेगा हमारे गांव का कोई प्रधान नहीं है भाई, हमको चुन के क्या कर दो, दे दो। उसी तरह से अगर जमींदार है तो जमींदार भी बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर गांव में कोई हेडमैन नहीं है, विलेज का हेडमैन नहीं है, तो आप नियुक्त करके दे दीजिए, तब डीसी करेंगे। दूसरा है जमाबंदी रैयतों में से कम 2/3 रैयत की सहमति यहाँ पे ग्राम प्रधान नियुक्त करने के लिए चाहिए। तो ये जो है 2/3 वो आपको याद रखना है। तो इस तरह से यहाँ पे डीसी ग्राम प्रधान का नियुक्ति कब करेगा, जब रैयत या जमींदार कहता है कि कोई खास ग्राम है जहां पे ग्राम प्रधान नहीं है तो वहां पे नियुक्त करेगा। और जमाबंदी रैयत के बारे में दिया गया है कि कम से कम 2/3 रैयत का यहाँ पे क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए, तब जाके ग्राम प्रधान का नियुक्ति किया जाएगा। अब आगे देता है सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या बोलता है, जमींदार ग्राम प्रधान की मृत्यु का प्रतिवेदन देगा। तो जमींदार तो ग्राम प्रधान के हेड है, उसके ऊपर है। तो अगर ग्राम प्रधान का किसी तरह से मृत्यु हो गया, किसी गांव का ग्राम प्रधान का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो आगे वो क्या कर देगा, इंफॉर्मेशन दे देगा कि इस गांव का एक ग्राम प्रधान था जिसका देहांत हो चुका है, यानी एक पद खाली हो चुका है, डीसी को पता चलेगा। तो फिर नेक्स्ट जो ग्राम प्रधान होगा उसका वहां पे नियुक्ति किया जाएगा। तो घटना के 3 महीने के अभ्यंतर वो, यानी कि ये चीज पूछा जा सकता है कितने महीने के अंदर अंदर रिपोर्ट दे देना है। तो जमींदार का ये अधिकार बनता है या उसका एक कर्तव्य है कि अगर किसी गांव का ग्राम प्रमुख का देहांत हो जाता है तो 3 महीने के भीतर भीतर डीसी को वो सूचना दे दे कि फलाना गांव का जो ग्राम प्रधान है वो क्या हो चुका है, मर चुका है। आगे है सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या बोलता है, सेक्शन 7 बोलता है कि ग्राम प्रधान द्वारा कबूलियत का लिखा जाना और जमानत का दिया जाना। मतलब होता है ना सिक्योरिटी मनी, कोई काम किसी से करते हैं तो आप क्या करते हैं, 10 लाख 5 लाख क्या करते हैं, सिक्योरिटी मनी देते हैं, या कम अमाउंट भी हो सकता है। तो इस तरह से सिक्योरिटी मनी और कबूलियत कि हाँ ये चीज को हम क्या करते हैं, कबूल करते हैं, मानते हैं। तो वही चीज है, नियुक्ति किए जाने पर ग्राम प्रधान को एक पट्टा दिया जाएगा। पट्टा आपको पता है वहां पे जमीन का कितना परिणाम होगा, लगान होगा, मतलब जो भी नियम कानून है वहां पे क्या रहेगा, लिखा हुआ रहा है, पट्टा दिया जाएगा। विनिहित प्रपत्र में कबूलियत लिखना भी पड़ सकता है है ना, पढ़ सकता है। कहने का मतलब है कि अगर आप क्या किए हैं, आपको कोई कागज मिल रहा है ना, पट्टा मिल रहा है, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन है कि इस गांव के आप ग्राम प्रधान है, आपका क्या अधिकार है, नहीं अधिकार है, कितना गांव के एरिया आता है, क्षेत्रफल कितना आता है, ये सब सारा चीज आपको पट्टा के रूप में दिया जाएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कबूलियत, एक सिग्नेचर करना होगा कि हाँ ये चीज को हम क्या करते हैं, कबूल करते हैं, मानते हैं, इन नियम कानूनों का हम उल्लंघन नहीं करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कबूलियत भी दे रहे हैं। तो ये सेक्शन 7 का बात है, सेक्शन 7 याद रखिएगा। सेक्शन 8 बोलता है जमींदार द्वारा नए नियुक्त ग्राम प्रधान को जमाबंदी और खेवट खतियान की प्रतिया का दिया जाना। अब जमींदार है, नया क्या आ रहा है, ग्राम प्रधान है, तो जो भी उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, नया अधिकारी आता है ना, तो ऊपर वाले या दूसरे जो अधिकारी रहते हैं, पुराने अधिकारी का जो भी कागज है उसको सौंप देते हैं, बोलते हैं कि देखो, क्योंकि नया जो पुराना अधिकारी है वो तो अब नहीं रहा, अब तुम्हारा ये का है, काम है। तो उसी तरह से पुराना जब मुखिया या ग्राम प्रधान का देहांत हो जाता है तो वो सब जिम्मेदारी किसके पास चला जाता होगा, मान के चलते हैं जमींदार के पास चला जाता होगा।
अब नया जब ग्राम प्रधान आएगा तो जमींदार वो कागज पत्तर सारा चीज किसको सौंप देगा, जो नया ग्राम प्रधान होगा वही। तो जमाबंदी, खेवट, खतियान जो भी प्राप्ति का दिया जाना है वो सारा चीज जो है वो जमींदार किसको सौंप देता है, जो ग्राम प्रधान होता है उसको। ग्राम प्रधान के पद की अंतरणीयता यानी ग्राम प्रधान के पद को पदांतरण का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। सीधे से यहाँ पे है ट्रांसफरेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि हम नियुक्त हुए ग्राम प्रधान के तौर पे और हम चाहते हैं कि नहीं हम नहीं रहेंगे भैया इसको बना दो, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप जो है एग्जाम निकालिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि आप एग्जाम निकालने के बाद कहिएगा कि हम नौकरी नहीं करेंगे, मेरे बदले इसको दे दो, ऐसा तो नहीं होता। उसी तरह से ग्राम प्रधान अगर आप नियुक्त हो चुके हैं तो आप अपने पद को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से भी सवाल बनाया गया है। देखिए यहाँ पे बोलता है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद जो है अहस्तांतरणीय होगा, यानी कि उसको आप जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। केवल इस प्रकार से अभिलिखित जमीन मूल रैयत की जोत या मूल रैयती जोत समझी जाएगी। कहने का मतलब है कि मूल रैयती जोत या मूल रैयती किसको कहेंगे, जो भी रिकॉर्ड में दर्ज हो गया, यानी आपका नाम अगर रिकॉर्ड में आ गया है मूल रैयत के तौर पे तो आप मूल रैयत जाने जाएंगे। यही एक तरीका है। जैसे कि अगर हम कहते हैं एसटी जो है वो कौन आता है, तो एक सूची है, उस सूची में अगर आपका जाति का नाम आ जाता है तो आप एसटी लिस्ट में आइएगा और नहीं तो नहीं आइएगा। तो उसी तरह से मूल रैयत का एक क्या है, लिस्ट है, मान के चलिए उस लिस्ट में आपका नाम आ गया है, उस रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया है तो आप मूल रैयत हैं, और उस रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है तो आप मूल रैयत नहीं होइएगा। तो वही चीज है, यहाँ से सवाल भी पूछा गया है। तो ये मान के चलिए एक किसान है, इस किसान का जो है जमीन या इस किसान का नाम मूल रैयत के रिकॉर्ड में आता है तो ये जो है इस गांव का मूल रैयत होगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। जो भूमि किसी भी रूप में दर्ज नहीं हो, कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत द्वारा आबाद लायक हो, बनाई गई हो, कोई प्रति होल्डिंग जो मूल रैयती होल्डिंग से संबंधित हो, तो वो भी क्या होगा, मूल रैयत के अधीन होगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है सेक्शन 10 के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सेक्शन 10 को अगर पूरा डिटेल वाइज अगर हम पढ़े, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, केवल फैक्ट जो है वो आपका लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। बोलता है कोई जमीन जो इस प्रकार अभिलिखित नहीं है यानी रिकॉर्ड नहीं है, मूल रैयत के होल्डिंग या मूल रैयतों होल्डिंग के रूप में मानी या जानी नहीं जाएगी। सीधा सा मतलब है जो भी रिकॉर्ड में नहीं है उसको हम मूल रैयती जोत नहीं कहेंगे। कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत या सह रैयत द्वारा आबाद लायक बनाई गई हो, या कोई प्रति होल्डिंग जो मूल रैयत या समूल रैयत होल्डिंग से संबंधित इस विधान के प्रावधान द्वारा शासित अपरिवर्तनीय नॉन ट्रांसफरेबल रैयत होल्डिंग समझा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे रैयत वाला जो मूल रैयत होता है ना, वो नॉन ट्रांसफरेबल होता है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। एक चीज याद रखिएगा, तो या तो रिकॉर्ड में आपका क्या हो गया, दर्ज हो गया, या किसी भूमि को कोई जो भूमि किसी भी रूप में दर्ज नहीं हो, तथा कोई बंजर भूमि जो मूल रैयत द्वारा आबाद लायक बनाई गई हो, कोई प्रति होल्डिंग जो मूल रैयत होल्डिंग से क्या हो, संबंधित हो, तो ये सब जो है ट्रांसफर नहीं होगा। मतलब आप कुल मिला के समझिए कि ये एक ऐसा, जैसे एसटी का भूमि एसटी वाला बात था ना, तो उसी तरह से यहाँ पे मूल रैयती अगर जमीन है तो वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। ये चीज यहाँ पे आपको बताया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। आगे यहाँ पे एक सवाल दिया गया, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत गांव का मुखिया का पद जो है, अच्छा ये पीछे आ गए हम लोग, चलिए यहाँ शायद ये वाला क्वेश्चन होगा। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयत जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा। तो ये जो है 10 के तहत, अभी धारा 10 हम लोग देखें ना, तो 10 के तहत जो है केवल इस प्रकार के अभिलिखित मतलब यहाँ पे क्या है, रिकॉर्डेड है ना, ओनली लैंड रिकॉर्डेड एज सच टू बी ट्रीटेड एज मूल रैयत का जोत एंड मूल रैयती जोत। मतलब जो रिकॉर्ड में है बस उसी को हम लोग मूल रैयती जोत के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो वही सवाल यहाँ पे पूछा गया, संथाल परगना अधिनियम की धारा 10 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया हो वो मूल रैयती का जोत है या मूल रैयती जोत माना जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये चीज दिया गया है। अब आगे देखते हैं ग्राम प्रधान के पुरस्कार निधि। हेडमैन को कुछ पुरस्कार दिया जाएगा तो उसके लिए कुछ फंड है, तो उसके बारे में दिया गया है। जमा होगा, कहां से जमा होगा, ये जो फंड बनेगा कैसे बनेगा, जो मूल रैयत या रैयत पर लगाया गया तथा उनसे वसूले गए सभी जुर्माने, तो कुछ जुर्माना लगता होगा, तो जुर्माना से जो पैसा जमा हो रहा है उसी से उनको क्या किया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। इस निधि की व्यवस्था तथा इससे वे डीसी द्वारा विनिहित नियमों के अनुसार किए जाएंगे। तो जो भी डीसी क्या करेगा, रेगुलेशन बनाएगा, नियम बनाएगा, उसी नियम के अनुसार इस फंड को आपको क्या करना होगा, खर्चा करना होगा। चैप्टर 3 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है रैयत के वर्ग।
कि रैयत कितने प्रकार के होते हैं। जैसे वहां पे भी आपको बताया गया था रैयत के या काश्तकार के प्रकार, वहां पे बताया गया था काश्तकार के प्रकार में एक जो प्रकार होता है वो रैयत होता है। तो उसी तरह से यहाँ रैयत के प्रकार बताए गए हैं, क्लास ऑफ रैयत। और यहाँ से भी सवाल पूछा गया, अभी आपको बताएंगे। तो रैयत के 3 प्रकार आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला है निवासी या जमाबंदी रैयत बोलते हैं। रैयत जो गांव में रहते हैं, जैसे कि ये लोग जो है गांव में रहते हैं, तो ये जो है निवासी जमाबंदी रैयत के तौर पे जानेंगे। गैर निवासी जमाबंदी रैयत हम किसको कहेंगे? जो गांव में नहीं रहते हैं। तो जैसे कि कोई यहाँ पे व्यक्ति है, ये व्यक्ति गांव में नहीं रहेगा, तो गांव में नहीं रहेगा तो गैर निवासी जमाबंदी रैयत होगा। तो ये तो ऐसे भी आपको जानना होगा। तो बस ये जानिएगा कि ये किसके अंतर्गत आते हैं, धारा 12 के अंतर्गत। फिर नए रैयत, जो नए रैयत के रूप में अभिलिखित है, मतलब इसको नया नया रैयत के रूप में इसको क्या किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, तो इसको हम लोग नए जो रैयत है उसके तौर पे क्या करेंगे, हम लोग इसको जानेंगे। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे ये दिया गया है। तो 3 प्रकार के रैयत आप देख लिए, पहला निवासी जमाबंदी रैयत, दूसरा गैर निवासी जमाबंदी रैयत, तीसरा नए रैयत। अब इससे सवाल क्या बनाया गया उसको देख लीजिए। यहाँ पे बोलता है कि संथाल परगना भूधारणा अधिनियम 1949 के तहत निम्नलिखित में कौन एक रैयत के वर्ग में नहीं आता है? नहीं आता है निवासी जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत, नए रैयत। ये तीनों तो अभी हम लोग देखिए रैयत के ही प्रकार है। तो एक रैयत जिसे ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया हो, ऐसा नहीं है। ग्राम प्रधान द्वारा अधिकृत किया गया कोई रैयत इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ये 3 जो थे रैयत के प्रकार थे, और ये सेक्शन 12 में बताए गए। ये भी याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी सवाल पूछा जाए। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग सेक्शन 12 को समझे। अब चलिए सेक्शन 13 की ओर 13 को समझते हैं। भूमि उपयोग के संबंध में रैयत का अधिकार। जैसे आपको सेक्शन 21 में अधिकार बताया गया था सीएनटी एक्ट में कि कोई भी अगर ऑक्यूपेंसी राइट रखता है तो उसका क्या क्या अधिकार होगा। ईंट खपरा ये से बना सकता है, खनन उनन भी कर सकता है, यदि निजी उपयोग के लिए कर रहा है तो वही चीज यहाँ संथाल परगना में भी बताया गया है कि कोई रैयत है तो रैयत उस जमीन को किस तरह से यूज कर सकता है। तो भूमि का उपयोग कर सकता है, परंतु भूमि का मूल्य जो है विशेष रूप से नष्ट ना हो। यही बात सीएनटी एक्ट में भी है कि आप जो है रैयत है यानी मालिक तो नहीं है, तो आप भूमि का उपयोग उस तरह से ही कीजिएगा जिससे भूमि का मूल्य जो है हर्षित ना हो, भूमि जोतने कोड़ने के अयोग्य ना हो जाए। मतलब आपको जमीन को बर्बाद नहीं कर देना है। बस यही चीज सेक्शन 13 में कहा गया है कि आपको उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन भूमि का उपयोग इस तरह से कीजिए कि भूमि जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। ऐसा ना हो कि भूमि को खेती लायक आप छोड़े ही ना। आगे दिया गया है सिवाय डिप्टी कमिश्नर के आदेश की रैयत का बेदखली नहीं किया जाना। तो इस तरह से बिना डीसी के आदेश से किसी भी रैयत को आप बेदखल नहीं कर सकते हैं, इजेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर इजेक्ट करते हैं तो ये जो है गैर कानूनी माना जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया है डीसी के आदेश के बिना आप किसी भी रैयत को क्या कर सकते हैं, बेदखल नहीं कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये सेक्शन 14, याद रखिएगा। ये सब अभी जो शुरुआती सेक्शन बताया जा रहे हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट है और शुरुआती से पूछा भी जाता है। तो ये सेक्शन 12 था, फिर 14 था, 14 के बाद अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15 में देखिए 21 में ही वहां पे क ख ग के बता दिया गया था कि ईंट फल पौधे ये सब यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में ही बोला गया। तो यहाँ सेक्शन 15 बोलता है कि ईंट और खपड़े बनाने के संबंध में रैयत का अधिकार, यानी कोई रैयत है तो वो ईंट भी बना सकता है और खपरा भी अपना उस जमीन से क्या कर सकता है, बना सकता है। रैयत को अपने और अपने परिवार की घरेलू अथवा कृषि संबंधी प्रयोजन के लिए इस तरह से ईंट और खपड़ा बनाने के लिए क्या है, अधिकार दिया गया है। कहने का मतलब है आप बेचने के लिए नहीं कर सकते हैं, अपना घर में अगर यूज करना है तो ईंट और खपड़ा बना सकते हैं। ये चीज सेक्शन 15 में दिया गया है संथाल परगना के एक्ट में। 16 क्या बोलता है, अपनी जोत होल्डिंग में बांध इत्यादि बनाने और मछली तथा अन्य उत्पादन के संबंध में रैयत के अधिकार, यानी आप बांध बना सकते हैं, मछली वगैरह का उत्पादन कर सकते हैं, इसका भी आपको क्या दिया गया, अधिकार दिया गया था। 21 में वहां पे क ख ग करके दिया था, यहाँ अलग अलग सेक्शन में ही बोल दिया। कोई रैयत जमींदार की अनुमति के बिना, मतलब बिना जमींदार को पूछे हुए वो क्या कर सकता है, इस तरह से तालाब बना सकता है, यहाँ पे मछली को क्या कर सकता है, पाल सकता है, बिना शुल्क के ऐसे जलाशय के एवं स्रोतों में मछली और अन्य उत्पादन का उपभोग कर सकता है। मतलब यहाँ पे अगर कोई रैयत है तो अपने जमीन पे वो क्या करेगा, तालाब बनाएगा, तालाब में मछली पालेगा और मछली पालने के लिए उसको किसी तरह का कोई टैक्स जो है वो जमींदार को देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं 17 में, अपनी निजी जोत के वृक्षों पर रैयत के अधिकार। तो रैयत जो है अगर अपने जमीन पे कोई पेड़ पौधा लगाता है तो उस पे उसका अधिकार होगा। अपनी जोत किसी भूमि पर वृक्ष, ये सेक्शन जो है 17 है, हम फिर से बोल रहे हैं, शुरुआती जो भी सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट है, सवाल यहाँ से डायरेक्ट बनते हैं। वृक्ष उद्यान और बांस लगा सकता है, उन्हें काट कर गिरा सकता है। ऐसे भूमि पर स्थित किन्हीं वृक्ष या बांसों को काट कर गिरा सकता है, नियोजित कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, अपना जो मर्जी है वो कर सकता है, ठीक ना। तो ये सब दिया गया है। सब डिविजनल
ऑफिशियल एसडीओ की अनुमति के बिना महुआ के वृक्ष को नहीं काटा जाएगा। मतलब ये सब है, काट गिरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई महुआ का वृक्ष है तो बिना एसडीओ की अनुमति के आप उसको काट नहीं कर सकते हैं। और ये पूछा गया है, अपनी जोत में अपने द्वारा लगाए गए वृक्ष पर बिना शुल्क के लाह उपजाने और रेशम कीट पालन करने का भी अधिकार सेक्शन 17 में दिया गया है। तो सेक्शन 17 भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेड़ पौधा कुछ भी लगाइए, रेगुलेट कीजिए, हम आपको किसी तरह से कोई परेशान नहीं करेंगे, आप काटिए पीटिए कुछ भी कीजिए। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन दिया गया है, अपवाद, कि महुआ का अगर पेड़ लगाते हैं तो बिना एसडीओ की अनुमति के आप काट नहीं सकते हैं, और लाह उपजाने और रेशम कीट पालने के आपको क्या रहेगा, अधिकार रहेगा। ये चीज भी आपको क्या किया गया है, सेक्शन 18 में दिया गया है। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा जाता है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम के धारा 17 के अनुसार रैयत अपनी जोत की महुआ वृक्ष को काट सकता है, तो अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति से, मतलब बिना इसकी अनुमति से वो काट नहीं सकता। ये अनुमति देंगे एसडीओ साहब, तब जाके वो महुआ का वृक्ष को क्या कर सकता है, काट सकता है। भवन निर्माण संबंधी रैयत का अधिकार, मतलब रैयत को ये अधिकार है कि वो अपने इस खेत में भवन का निर्माण कर सकता है। घरेलू या कृषि परियोजना के लिए कच्चा और पक्का मकान बना सकता है, यानी कच्चा मकान भी बना सकता है, पक्का मकान भी बना सकता है, जैसा उसका कैपेसिटी हो। तो इस तरह से यहाँ पे मकान बनाने का या रहने के लिए, अपने प्रयोजन के लिए, ये किसी इंडस्ट्री के लिए या व्यापार वगैरह करने के लिए नहीं, खुद के रहने के लिए इस तरह का कच्चा या पक्का मकान क्या कर सकता है, वो बना सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड भी कुछ सवाल दिया गया। संथाल परगना भूधारण अधिनियम के किस धारा में यह अधिकार है कि रैयत को अधिकार है अपनी जमीन पर भवन बना सकता है? सीधे सीधे इसलिए हम बोले कि सीएनटी एक्ट की तुलना में एसपीटी एक्ट जो है वो कम भी है, और डायरेक्ट यहाँ सवाल बनते हैं, बहुत आसानी से आप इसको क्या कीजिएगा, जानिएगा। तो 18 यहाँ पे दिया गया है ना। अच्छा, खाली जोत वाला तो हम लोग पढ़ भी चाहिए ना, ये वाला तो एक एक स्लाइड में 2-2 क्वेश्चन है, इसीलिए जहां पे जो आया है वो हम लोग देख रहे हैं। जोत का अब सेक्शन 19 है, जोत का विभाजन या लगान का वितरण। अगर कभी जोत का क्या हो जाए, विभाजन हो जाए, एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति में हो जाए, या क्या हो, मर्जर हो, तो इसमें लगान का विभाजन कैसे होगा? जमींदार हो गया, मानिए चलिए कोई क्या है, जमींदार, ये जमींदार है, ये ग्राम प्रमुख है, और ये क्या है, रैयत है, कि सहमति से जोत का क्या होगा, विभाजन होगा और लगान का वितरण होगा। कहने का मतलब है कोई भी जोत का क्या हो रहा है, यहाँ पे विभाजन हो रहा है या लगान का वितरण हो रहा है, तो ये तीनों का क्या चाहिए, सहमति चाहिए। अगर इन तीनों में सहमति नहीं बनेगा तो वापस ये लोग कहाँ जाएंगे, डीसी के पास जाएंगे, और डीसी जो है मामला को अपने पास रखेगा, और फिर जो भी डिसीजन देना होगा वो क्या करेंगे, डीसी देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे याद रखिएगा, एसपीटी एक्ट का जो सेक्शन 19 है वो बोलता है कि कोई भी होल्डिंग है तो उसका अगर आप विभाजन कर रहे हैं या लगान में किसी तरह का फेरबदल कर रहे हैं, तो तीनों का सहमति होना चाहिए। तीनों मतलब कौन, यहाँ जो जमींदार है वो, और गांव का जो हेड है ग्राम प्रधान वो, और रैयत का जमीन को आप क्या कर रहे होंगे, कम बेशी कर रहे हैं, विभाजन कर रहे होंगे, तो रैयत। ये तीनों चीज का अगर तीनों लोगों का सहमति बन जाता है तब तो ठीक, और नहीं तो मामला कहाँ जाएगा, डीसी के पास जाएगा। अब सेक्शन 20 देखते हैं क्या बोलता है। रैयत के अधिकार का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ रैयती राइट्स, मतलब हम एक रैयत है, अब हमारे अधिकार का जो ट्रांसफर वो कैसे हो सकता है। रैयत होल्डिंग या हस्तांतरण कर सकेगा यदि हस्तांतरण का अधिकार रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में उल्लिखित हो। तो यहाँ पे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में अगर उल्लेखित है तो हम अपना अधिकार को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, पट्टा में दे सकता है, यानी कि हम अपना जमीन जो है लीज में दे सकते हैं। तो लीज जो है वो कितने के लिए होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए ही होना चाहिए। तो हम अपना जो जमीन है उसको किसी को लीज में दे सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। तो ये सवाल पूछा जा सकता है कि ज्यादा से ज्यादा कितने साल के लिए रैयत जो है अपने जमीन को लीज दे सकता है, तो 1 साल। लेकिन वहां पे आप देखे थे एसपीटी एक्ट जो है उसमें 1 साल नहीं था, 5 साल, 7 साल और 15 साल था। आप लोग को अगर थोड़ा बहुत याद होगा तो पता होगा कि 5 साल, 7 साल और 15 साल किसको किसको हम लोग देखते थे, ठीक है ना। चलिए, तो वहां पे मॉर्गेज था और भुगत बंधक करके वहां पे हम बताए थे। तो उम्मीद करते हैं आप देखेंगे तो आपको पता याद हो गया होगा। रैयती भूमि का रैयत द्वारा आबकारी दुकान यानी शराब दुकान या एक्साइज शॉप के प्रयोजन के लिए डीसी से लिखित अनुमति से ही जमीन क्या करेगा, देगा। मतलब मान के चलिए आपके जमीन पे कोई जो है शराब का दुकान खोल रहा है, तो आप जो है बिना किसी के अनुमति से या डीसी की अनुमति से उस जमीन को लीज पे 1 साल के लिए भी नहीं दे सकते हैं। अगर लीज पे दे रहे हैं तो सबसे पहले आपको डीसी का अनुमति लेना पड़ेगा, तब जो है आप लीज में उस जमीन को दे सकते हैं। तो याद रखिएगा, इन जनरल कंडीशन में आप 1 साल तक लीज दे सकते हैं। अगर शराब दुकान वगैरह को दे रहे हैं लिक्विड को, तो यहाँ पे आपको डीसी का क्या करना होगा, अनुमति लेना होगा। यही सेक्शन 20 बोलता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्या बोलता है। संथाल रैयत बहन और पुत्री को दान दे सकता है। यहाँ फिर से ट्रांसफर करने का बात हो रहा है कि रैयत जो है वो अपने जो होल्डिंग है उसको ट्रांसफर कर सकता है। तो ये लीज के बारे में बात
किया गया कि 1 साल के लिए आप क्या कर सकते हैं, लीज दे सकते हैं। और अगर कोई शराब का दुकान है तो डीसी की अनुमति से आप क्या कर सकते हैं, लीज दे सकते हैं। अब यहाँ पे तो लीज के बाद अब करते हैं क्या, अगले चीज पे फोकस, जिसमें हम देखते हैं जमीन का ट्रांसफर कैसे हो सकता है। तो संथाल जो रैयत है बहन और पुत्री को दान दे सकता है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि वो अपनी बहन को या पुत्री को अपना जमीन जो है वो क्या कर सकता है, दान यहाँ पे दे सकता है डीसी की लिखित अनुमति से। लेकिन ये जब अपना जो जमीन है उसको दान देगा, चाहे अपने बहन को चाहे अपने पुत्री को, तो सबसे पहले डीसी का अनुमति लेना पड़ेगा, तब ये अपनी जमीन को क्या कर सकता है, अपने बेटी या बहन को ट्रांसफर कर सकता है। आदिवासी अगर रैयत है, देखिए आदिवासी रैयत के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि कौन आदिवासी रैयत है और कौन गैर आदिवासी रैयत है। तो जो सेक्शन 4 है ना, उसी में इसको क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे आदिवासी रैयत जो है वो किसको कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आदि मतलब एक सूची है, अनुसूची ख, उसमें अगर आपका नाम है तो आदिवासी रैयत आप कहलाइएगा। देखिए लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति से जो अनुसूची ख में विनिहित आदिवासी या अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति से है और इसमें वह कोई व्यक्ति सम्मिलित है जो किसी ऐसे आदिवासी या अर्ध आदिवासी जनजाति अथवा जाति का हो जो समय पर इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। कुल मिला के आदिवासी के तहत आप लिस्टेड है तो आप आदिवासी कहलाइएगा, आदिवासी के तहत लिस्टेड नहीं है तो गैर आदिवासी कहलाइएगा। बात खत्म हो गया। तो आदिवासी रैयत अपना विधवा माँ को मृत्यु के बाद खोरपोश के लिए यानी कि जीवन निर्वाह के लिए अपनी स्त्री को भूमि का जोत आधे से अधिक नहीं दे सकता है। मतलब अगर कोई रैयत क्या हो जाता है, का देहांत हो जाता है तो वो अपना रैयती जोत का आधे से कम, आधे से अधिक नहीं दे सकता है, आधे से कम या आधा जो है अपनी विधवा माँ को दे सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, या अपनी पत्नी को जीविकोपार्जन के लिए, उसकी पत्नी बेचेगी नहीं, उस जमीन से जीविकोपार्जन वो कर सकती है, उसको बेच नहीं सकती है, मालिकाना हक उसके पास नहीं आएगा, तो उसके नाम पे वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। कुल मिला के समझ में आ गया होगा कि अगर कोई आदिवासी रैयत है तो अपना माँ को अपना जो भी मूल होल्डिंग है, टोटल होल्डिंग है, उसका आधे या आधे से कम ही दे सकता है, आधे से ज्यादा नहीं दे सकता, उसको दे देगा। या अपना पत्नी को भी जीवन निर्वाह के लिए वो क्या कर सकता है, वो दे सकता है मृत्यु के बाद। मतलब पहले बोल के जाएगा, मृत्यु के बाद क्या ही देगा, ठीक ना। चलिए, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया है। देखिए सदकुन ये वाला है, संथाल परगना 1949 के धारा 14 में वन रैयत पे बेदखली के कितने दिनों के अंदर करेगा, ये तो आगे का है, चलिए छोड़िए, है धारा 14 का, लेकिन ये 65 या 67 का है, ठीक ना। आगे देखेंगे, संथाल परगना भूधारण अधिनियम के अनुसार रैयत के अधिकार का हस्तांतरण मान्य नहीं होगा, मान्य नहीं होगा जब तक यह हस्तांतरण का अधिकार अभिलेख उल्लेखित न हो, लेकिन दान दिया जा सकता है। किसको दान दिया जा सकता है, बहन पुत्री को उपायुक्त की अनुमति से दान दिया जा सकता है। ये चीज यहाँ पर मतलब ट्रांसफर नहीं हो सकता है। पहले तो बोल दिया कि मूल रैयत का ट्रांसफर होता ही नहीं है, उसके बाद अपवाद करके बोला कि 1 साल के लिए लीज दे सकते हैं, डीसी की अनुमति से शराब दुकान को भी दे सकते हैं, बहन पुत्री को भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं डीसी के आदेश। और लास्ट में बोला कि विधवा माँ को और अपनी माँ को और पत्नी को भी क्या कर सकते हैं आप, खोरपोश के लिए या जीवन निर्वाह के लिए आप अपने टोटल होल्डिंग का आधे से कम जमीन को दे सकते हैं, आधे से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, ठीक ना। अपनी जोत का हस्तांतरण परगना या तालुक या टप्पा में खेती करने वाले आदिवासी रैयत को ही करेगा। तो वहाँ एसटी के बारे में ज्यादा बात किया जा रहा था ना, एसटी एससी, यहाँ आदिवासी रैयत करके, मूल रैयत करके यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अगर अपना जमीन को ट्रांसफर कीजिएगा तो आपके परगना, तालुक या टप्पा में ही करना होगा। जैसे कि यहाँ पे थाना क्षेत्र और जिला क्षेत्र दिया गया था, उसी तरह से यहाँ पे परगना, तालुक या टप्पा में ही आपके जो दूसरे आदिवासी रैयत है उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं, बाकी किसी को नहीं कर सकते। अपने घर दी जमाई या घर जमाई के नाम पर के नाम किए गए भूमि का हस्तांतरण नहीं करेगा। मतलब अगर कोई घर जमाई बन गया है तो उसको जो है जमीन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ठीक ना। यदि उपधारा 1 और 2 के विपरीत कोई हस्तांतरण हुआ हो, यानी कि अभी यहाँ पे बोल रहा है जो भी प्रावधान दिए गए हैं उसके विपरीत अगर कोई हस्तांतरण होगा तो डीसी उसको क्या कर सकता है, निकाल सकता है। यानी कि कोई गलत तरीके से किसी के जमीन पे, आदिवासी जमीन, मूल रैयती जमीन पे कब्जा कर लिया है तो उसको क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो डीसी का ये अधिकार है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे यहाँ पे बोलता है सेक्शन 21, गैर आदिवासी रैयत द्वारा भुगत बंधक या पूर्ण फलोपयोग बंधक से रैयती भूमि का हस्तांतरण तथा इसकी लिमिटेशन। गैर आदिवासी रैयत भुगत बंध या पूर्ण फलोपयोग बंधक में भूमि का 1/4 दे सकता है, लेकिन कौन, याद रखिएगा, गैर आदिवासी। अभी आदिवासी के बारे में बताया गया कि कैसे ट्रांसफर करेगा। अब यहाँ पे गैर आदिवासी लोग भी तो रह रहे होंगे संथाल परगना में, तो संथाल परगना में गैर आदिवासी जो है वो अपने भूमि का 1/4 क्या कर सकता है, दे सकता है। किसको, बैंक को, डीसी द्वारा अभिस्वीकृत
किसी अनाज गोला का हो या निबंधित सोसाइटी को वो दे सकता है। तो पूर्ण या फल उपयोग मतलब कुछ हिस्सा के बंधक के रूप में अपने जमीन को दे सकता है। तो मान के चलिए ये जो रैयत है वो गैर आदिवासी रैयत है, तो गैर आदिवासी रैयत इन सभी को अपना जमीन का 1/4 हिस्सा ही दे सकता है, संपूर्ण जमीन नहीं दे सकता। ये बात को याद रखिएगा, यानी कि 25% ही आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, 25% से ज्यादा आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। संथाल परगना का कोई रैयत हस्तांतरण रजिस्टर्ड डीड से डीसी की अनुमति से होगा। हस्तांतरण 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं किया जाएगा। अगर आप ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो 6 साल से ज्यादा के लिए आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस अवधि के बाद 6 वर्षों तक हस्तांतरण करता किसी भी भूमि का हस्तांतरण नहीं करता है। यानी कि अगर हम एक बार अपने जमीन का ट्रांसफर कर चुके हैं तो दोबारा कभी भी हम 6 साल तक किसी भी जमीन को, ऐसा नहीं है कि इस जमीन को ट्रांसफर किए थे तो अगला बार दूसरा जमीन को कर दें, वैसा नहीं। हम मेरे नाम से जो भी जमीन है उसको अगर एक बार हम ट्रांसफर कर चुके हैं तो मेरे नाम से जो भी जमीन है उसको दोबारा 6 साल तक जब हमको मिलेगा ना उसके 6 साल तक हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। इस अवधि के बाद 6 वर्षों तक हस्तांतरण करता किसी भी भूमि का हस्तांतरण नहीं करेगा। तो ये 6 साल भी याद रखिएगा। अब सेक्शन 22 बोलता है न्यास पर कृषि के लिए अस्थायी रूप से अपना क्षेत्र रैयत दे सकता है। तो यहाँ पे बोलता है रैयत जो है कल्टीवेशन के लिए क्या कर सकता है, ट्रस्ट, है ना। न्यास मतलब क्या होता है, ट्रस्ट हो गया। तो किसी ट्रस्ट को वो कल्टीवेशन यानी खेती के लिए दे सकता है। कोई ट्रस्ट है अच्छा काम कर रहा है तो ठीक है, ये क्या कर सकता है, अपना जमीन को दे सकता है, ट्रस्ट का काम है। इसीलिए रैयत अपनी भूमि संथाल रैयत हो अस्थायी रूप से एसडीओ की अनुमति से दे सकता है। फिर से यहाँ पे पूछा जाएगा कि अगर देगा भी तो किसकी अनुमति से, तो एसडीओ की अनुमति से। ये सेक्शन 22 बोलता है। अब यहाँ पे बोलता है इसके कई सारे और क्या है प्रावधान है। गांव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति में वो क्या कर सकता है, दे सकता है। उसकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता में वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये रैयत है, ये रैयत जो है किसी ट्रस्ट को अपना जमीन क्या करता है, ट्रस्ट को अपना जमीन देता है एसडीओ की अनुमति से। कब कब दे सकता है ये रैयत, मतलब ऐसे जनरल कंडीशन में नहीं देगा। पहला कंडीशन में कब देगा अपना जमीन, जब गाँव से रैयत की अस्थायी अनुपस्थिति हो। मतलब हमारा जमीन है, हम गांव में रह ही नहीं रहे हैं, अस्थायी रूप से हम शहर चले गए हैं, तो उतने दिन के लिए हम किसी ट्रस्ट को खेती के लिए जमीन दे देते हैं। दूसरा, उसकी बीमारी या शारीरिक अक्षमता, अब बीमार है, खेती नहीं कर रहा है, तो उस जमीन का ऐसा भी कोई यूज तो हो नहीं रहा है, तो किसी ट्रस्ट को दे देंगे, खेती करेगा तो थोड़ा बहुत वो उसको क्या करेगा, लाभ देगा। तो इस कंडीशन में भी हम दे सकते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, उसके नियंत्रण से बाहर किन्हीं कारणों से हल बैल की क्षति हो गई। मान के चलिए कोई हल बैल क्या हो गया, मर गया, अब वो खेती नहीं कर पा रहा है, तो कोई क्षति हो गया है, खेती नहीं कर पा रहा है, जमीन खानी है, तो हम ट्रस्ट को दे सकते हैं, वो खेती करेगा। रैयत के नाबालिग या विधवा होने की दशा में, अगर रैयत क्या है, नाबालिग, ये खुद खेती कर ही नहीं सकता है, तब क्या होगा, ये अपना जमीन किसी ट्रस्ट को दे सकता है। या अगर ये जो है विधवा है और ये खुद से खेती नहीं कर पा रही है, तो ये भी अपनी होल्डिंग को किसी को क्या कर सकती है, किसी को नहीं, जो ट्रस्ट है उसको खेती के लिए जमीन दे सकती है। तो जमीन कैसे कैसे ट्रांसफर होगा वो सबका रूल रेगुलेशन जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपनी जोत को एसडीओ की मुखियाजी या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास ट्रस्ट में रख सकता है। तो गांव के अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत विधिया या नामालिक होने की स्थिति में, ये तीनों स्थिति है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो ये सब जो है आपको पूछा जाता है। अब चलिए सेक्शन 23 की ओर चलते हैं और जानते हैं 23 क्या होता है। बदलान जो है रैयती भूमि का बदलान, मतलब कोई रैयती जमीन है तो उसको आप एक्सचेंज कर रहे हैं, तो कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, इससे भी सवाल पूछा गया है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीसी की अनुमति से ही इस तरह का जमीन को आप क्या कर सकते हैं, अदला बदली कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि हमारा ये जमीन है, अब इसके बगल में आपका जमीन है, उसी तरह से किसी दूसरे जगह क्या हो जाएगा, आपका भी जमीन है, मेरा भी जमीन है, तो हम कहेंगे एक ही जगह हमारा जमीन का टुकड़ा रहता है, खेती करने में आसानी होता है। ऐसा नहीं है कि 1 एकड़ यहाँ है 1 एकड़ वहाँ, तो आधा दिन यहाँ रहना पड़ रहा है, आधा दिन वहाँ, उसका भी वही 1 एकड़ वहाँ 1 एकड़ यहाँ, तो आधा आधा, तो बोलेगा दोनों एकड़ एक साथ तुम्हारा क्या है जमीन हो जाएगा 2 एकड़, मेरा भी एक साथ 2 एकड़ जमीन हो जाएगा, तो एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये चीज जो बताया गया है वो धारा 23 में बताया गया। याद रखिएगा, ये पूछा गया है कि अगर 2 बार पूछा गया है, ठीक ना। तो देखिए ये जो है आपका 2021 में पूछा गया, बंजर भूमि के बंदोबस्त को निरस्त, अच्छा वो नहीं है ना, यहाँ वाला है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनियम मतलब वही एक्सचेंज के बारे में प्रावधान करती है, तो धारा 23। ये पूछा गया था 2021 में, और उसके बाद फिर से यहाँ पे पूछा गया है, किसमें पूछा गया, इसमें, है ना, ये 2024 में पूछा गया। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 की किस धारा में रैयती भूमि के विनियम से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है, 23। तो रिपीट होता है कभी कभी क्वेश्चन, ठीक ना। अब यहाँ पे बदलायन के साथ
पक्ष बदली जाने वाली जमीन के जमाबंदी रैयत। अब यहाँ पे देखिए कि क्या क्या कंडीशन है। बदली जाने वाली प्रस्तावित भूमि एक ही गांव में या आसपास के होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर जमीन को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो एक व्यक्ति जो है इस गांव का है, इस गांव का इस गांव का एक व्यक्ति है, इसका एक जमीन यहाँ, एक जमीन यहाँ पे है। इस गांव का भी एक व्यक्ति है, एक जमीन यहाँ पे, एक जमीन यहाँ पे। तो यहाँ वाला व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई तुम्हारा जो जमीन है ना यहाँ पे, तुम्हारा जो जमीन है उसको हमको दे दो, ये दोनों जमीन इसका हो जाएगा। और इसका वाला जो जमीन यहाँ पे है ये बोलेगा कि हमको दे दो, दोनों जमीन इसका यहाँ हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा नजदीक हो गया, ये आराम से यहाँ काम कर सकता है, इसके लिए इधर नजदीक हो गया, आराम से काम कर सकता है। तो एक ही गांव में होना चाहिए, सुविधा के लिए होना चाहिए। ये चीज यहाँ पे क्या किया गया है, बताया गया। आगे बताइए पारस्परिक सुविधा के लिए की जाने वाली बदलान है। तो ये चीज है ना, सुविधा हुई, इस गाँव वाला जो है यहाँ का जमीन को ले लिया, इस गांव वाला यहाँ का जमीन को ले लिया, तो थोड़ा सुविधा हो गया, आने जाने में इसको दिक्कत नहीं हुआ। बदले की जाने वाले भूमि समान मूल्य का, ऐसा नहीं है कि किसी को हम जो है अधिक मूल्य वाला जमीन किसी से ले लिए और सस्ता वाला किसी को दे दिया, ऐसा नहीं करना। दोनों का मूल्य क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी अदला बदली होगा। नहीं तो इससे क्या होगा, एक व्यक्ति को नुकसान हो जाएगा ना, कि आप कम मूल्य वाला को ले लीजिएगा और कोई ज्यादा मूल्य वाला को, तो एक व्यक्ति को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं सेक्शन 24, रैयती होल्डिंग की कतिपय हस्तांतरण का निबंधन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अध्याय 4 जो है भूमि बंजर भूमियों तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती के बारे में बात करता है कि जो बंजर भूमि है या खाली जोत है उसको हम सेटल्ड करेंगे। तो जैसे वहां पे भी सेटल्ड किया जाता था ना, 12 साल रहते थे, तो उसी तरह से बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जाएगा। सेटलमेंट जो है कोई क्या किया जाएगा, पट्टा दिया जाएगा। इस पट्टा में ही सारा नाम, इंफॉर्मेशन, कितना जमीन, कहाँ जमीन दिया जा रहा है, वो सब सारा चीज रहेगा। तो ये चैप्टर 4 का सेक्शन 27 था कि अगर कोई बंजर है तो उसमें हम बंदोबस्त कर रहे हैं तो एक पट्टा देके हम किसी को वहां पे बंदोबस्त कर सकते हैं। पट्टे की 4 प्रतियां तैयार की जाएगी। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि पट्टे है तो उसका 4 जेरोक्स यहाँ पे तैयार किया जाएगा। एक संबंधित रैयत को दिया जाएगा, मतलब एक पट्टा इसके पास रहेगा, एक प्रति डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा ताकि इसको भी पता चल जाए, एक प्रति जमींदार के पास रहेगा, एक प्रति ग्राम प्रमुख के पास रहेगा। तो खेती जो कर रहा है उसके पास रहेगा, एक डीसी के पास चला जाएगा, एक जमींदार के पास चला जाएगा और एक गांव का जो प्रमुख है उसके पास। तो ये पट्टा है, सबको पता चल जाएगा और पट्टा में जिसको भी बंदोबस्त किया गया है उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन हर एक अधिकारी के पास रहेगा। तो ये था चैप्टर 4। 27 के बाद 28 देखते हैं, बंजर भूमि या खाली जोतों को बंदोबस्त में के अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत। तो क्या क्या प्रिंसिपल है कि अगर किसी को हम बंदोबस्त कर रहे हैं तो कुछ नियम कानून को उसको क्या करना होगा, मानना होगा। तो वही चीज के बारे में सेक्शन 28 में बताया गया है। आगे बताता है सेक्शन 29, डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति के बिना मूल रैयत प्रधान ग्राम प्रमुख का अपने साथ या सह मूल रैयत के साथ बंजर भूमि या खाली जोत होल्डिंग का बंदोबस्त नहीं करना। तो यहाँ पे बोलता है कि डिप्टी कमिश्नर की स्वीकृति के बिना, मतलब आप डीसी के बिना मूल रैयत प्रधान ग्राम प्रमुख का अपने साथ सह मूल रैयत के साथ बंजर भूमि या खाली होल्डिंग को बंदोबस्त नहीं कर सकता। मतलब ये लोग जो है बिना डीसी की अनुमति से किसी को बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे दिया गया है। आगे दिया गया, बंजर भूमि तथा खाली जोत बंदोबस्ती के विरुद्ध डिप्टी कमिश्नर के यहाँ आपत्ति होता है। अगर ये लोग कर देते हैं, आपत्ति करना है तो कहाँ जाना होगा, डीसी के पास जाना होगा। आपत्ति 1 वर्ष के अंदर होना चाहिए, ये चीज भी होना चाहिए। मतलब अगर किसी को बंदोबस्त कर दिया गया है और आपको लगता है गलत तरीके से किया गया है तो आप उसके खिलाफ जाइएगा डीसी के पास, लेकिन जब बंदोबस्त हुआ है उसके 1 वर्ष के अंदर अंदर आपको जाना होगा। यहां से भी सवाल पूछा गया है। तो पूछा गया है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे, वाद हेतु उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर आपको देना पड़ेगा। आगे दिया गया है चैप्टर 4 का ही, बंजर भूमि तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती, धारा 33 जो है, बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद ना किया जाए। हम किसी को सेटल्ड किए हैं और 5 साल तक वो वहां पे सेटल्ड हुआ ही नहीं, आबाद हुआ ही नहीं, तो डिप्टी कमिश्नर उसको क्या कर देगा, रद्द कर देगा। क्यों, सेटल्ड किए है ना भाई, अब तुम को सेटल करने के लिए जमीन दी है और तुम वहां पे आ ही नहीं रहा है, घर बना ही नहीं रहा है, रहा वहां खेती कर ही नहीं रहा है, तो हम तुमको फालतू का काहे सेटल्ड करें। तो 5 साल तक अगर नहीं कीजिएगा वहां पे खेती वेती तो वो क्या करेगा, आपको हटा देगा। तो वो चीज बोल रहा है। संथाल परगना के काश्तकारी अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि या बंदोबस्त रद्द करने के योग्य अगर उसमें 5 वर्ष तक कृषि ना किया जाए तो इस तरह से यहाँ पे नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, उसको 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के बाद रद्द कर, बंजर भूमि की बंदोबस्ती रद्द की जाएगी। हाँ, उसमें जो बंदोबस्त किया जाएगा रद्द कर दिया जाएगा यदि 5 वर्ष के भीतर आबाद ना किया जाए। तो भैया आपको मिला है जमीन तो आबाद कर दीजिए। अगला है, डिप्टी कमिश्नर गांव की बंजर भूमि को जाहिर थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग कर सकता है। मतलब अगर कोई जमीन बंजर है
तो जाहिर खान के लिए, शमशान के लिए या कब्रिस्तान के लिए डिप्टी कमिश्नर डीसी साहब क्या कर सकते हैं, उस जमीन को अलग कर सकते हैं। मतलब ये जमीन है, अब ये बंजर है, ये तो बंजर दिख नहीं रहा है, पेड़ पौधा है, लेकिन मान के चलिए कोई जमीन बंजर है और बंजर है तो उसको जाहिर स्थान, शमशान या कब्रिस्तान के तौर पे ये अलग कर सकती है। कौन कर सकते हैं? डिप्टी कमिश्नर। ये कहाँ पे है? तो सेक्शन 34 में है। 35 क्या बोलता है? सिंचाई के लिए जलाशय या धाराओं इत्यादि का आबाद नहीं किया जाना, अन्य प्रयोजनों के लिए परिणत नहीं किया जाना। तो अगर कोई जलाशय है तो इसको हम आबाद नहीं करेंगे, इसमें मिट्टी डाल के गांव नहीं बसा देंगे, ये चीज बोला गया 35 में। बांध, आहार, पोखर या अन्य जलाशय या धाराएं जिनका व्यवहार या तो बाढ़ से रक्षा के काम के लिए किया जाता हो या सिंचाई, स्नान, धोनी या पीने के लिए किया जाता हो, तो इसको हम आबाद नहीं करेंगे। ये चीज स्पष्ट रूप से यहाँ पे बोल दिया गया सेक्शन 35 में। नहीं तो क्या करेगा? ये तालाब है, गांव बसाना है या किसी को आबाद करना है बोल के यहाँ पे मिट्टी डलवा दिए और आबाद कर दिए, तो ऐसा नहीं करेंगे। अब है डीसी के अनुमोदन के बिना बंदोबस्त नहीं की जाएगी। वही चीज है, उल्लेखित जलाशय या धाराओं के पानी के व्यवहार के लिए जमींदार कोई कर नहीं लगाएगा, यानी टैक्स जो है वो जमींदार इस तालाब उलाब या बांधों पे नहीं लगाएगा कि तुम यहाँ का पानी का यूज कर रहा है बोल के। अब है सेक्शन 36। तो सेक्शन 36 क्या बोलता है वो देख लेते हैं। उन उपधाराओं या नालों का बंदोबस्त नहीं किया जाना जो गांव की सीमाओं के शमशान या कब्रिस्तान, शिविर स्थान स्थलों, सीमा चिन्ह तथा पथों, मार्गों तथा पूजन स्थलों पर हो। तो उन उपधाराओं या नालाओं का बंदोबस्त नहीं किया जाना, मतलब फिर वही चीज है कि कोई छोटा सा धारा निकल रहा है, नदी का छोटा सा धारा निकल गया या कोई नाला निकला हुआ है, तो इसको भी हम लोग बंदोबस्त नहीं करेंगे। जो गांव की सीमाओं, शमशान, कब्रिस्तान, शिविर स्थल, सीमा चिन्ह या पथ मार्गों या पूजा स्थल पर हो। कोई सीमा बना रहा है या कोई कब्रिस्तान के पास है, कोई शिविर स्थल है उसके पास है, या कोई गांव का ये सीमा बना रहा है, ये गांव के इस साइड कोई दूसरा गांव, इस साइड कोई दूसरा गांव, तो इसको हम बंदोबस्त नहीं करेंगे। तो तालाब उलाब का भी बंदोबस्त नहीं होगा, कोई इस तरह का सीमा बना रहा है तो भी यहाँ पे बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। ये 36 में बोला गया। रैयत का मवेशी चराने का अधिकार। रैयत के पास ये अधिकार है कि वो किसी चरागाह में मवेशी को चरा सकता है। गांव के सभी रैयत गांव के भीतर चरागाह तथा वन वृद्धि के लिए रखी छोड़ी गई भूमि में अपने मवेशी चराने का अधिकार है। मतलब जंगल है तो आप यहाँ पे ये नहीं कहिएगा कि गांव का रैयत है तो यहाँ पे नहीं चराने देंगे, गांव का रैयत है तो चराने देंगे। ग्राम जनता की राय के बिना रैयतों से भिन्न लोगों का कोई मवेशी गांव में नहीं चरा सकता है। मतलब गांव का मवेशी तो चरा सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरे गांव का आ गया या कहीं दूसरे से जगह से आ गया तो यहाँ पे चराने नहीं देंगे। गांव का जमीन है तो गांव की रैयत ही यहाँ पे क्या करेंगे? चरागाह की तरह इसको यूज करेंगे। 38 में है चरागाह आबाद नहीं किया जाएगा। अब चरागाह है पशुओं के लिए तो उसको आप कैसे सेटल्ड कीजिएगा? ग्राम चरागाह के गांव के कुल रकबे के 5% से कम हो। डीसी, जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत तथा रैयतों की राय से गांव की बंजर भूमि तथा समुचित क्षेत्र चराई के लिए अलग कर सकता है। तो सबसे पहले तो उसको बस अति नहीं करना है, और कुछ अगर जमीन को आप क्या कर रहे हैं चारागाह के रूप में अलग कर रहे हैं तो यहाँ पे समुचित भूमि का 5% जो है वो क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, चारागाह के रूप में यहाँ पे अलग कर सकते हैं। ये चीज दिया गया है। तो चारागाह आबाद नहीं किया जाएगा, ये चीज दिया गया है कि आप अगर कोई चारागाह है, यहाँ गाय गरू क्या हो रहा है, चर रहा है, तो इसको आबाद नहीं कीजिएगा, नहीं तो गाय बैल कहाँ जाएगा चरने के लिए। फिर बोलता है डीसी, जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत तथा रैयत की राय से गांव की बंजर भूमि का समुचित क्षेत्र चराई के लिए अलग कर दे सकता है। तो सबका अगर राय होगा तो कोई बंजर भूमि है जहाँ खेती वगैरह नहीं होता है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, लेकिन कितना भूमि को, तो 5% को ही कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया गया है। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार एक चारागाह भूखंड का प्रयोग या बंदोबस्त खेती हेतु किया जा सकता है, कभी भी नहीं। तो खेती हेतु सेटल्ड नहीं किया जाएगा, ये तो अपवाद बोला गया। सीधे तो पहले बोला सेटल नहीं करना, लेकिन अपवाद है कि सभी का सहमति होगा तो बंजर भूमि का 5% हम क्या कर सकते हैं, चारागाह भूमि के तौर पे हम कर सकते हैं। चलिए अब अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। सेक्शन 39, रैयत का अपनी जोतों से भिन्न भूमियों में पोखर इत्यादि खोदने का अधिकार है। तो पोखर उखर इस तरह से बना सकता है, जमींदार की अनुमति से। जमींदार बिना पर्याप्त कारण से ऐसी अनुमति देना अस्वीकार नहीं करेगा, मतलब जमींदार मना भी नहीं कर सकता है, ये यहाँ पे क्या कर सकता है, पोखर उखर बना सकता है। खास पोखर संबंधी मत्स्य अधिकार का रैयत के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करना, ये चीज भी यहाँ पे दिया गया है। इससे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जमींदार या मूल रैयत द्वारा यहाँ पे बोलता है धारा 41 में किसी पहाड़िया गांव में खाली जोत या बंजर भूमि का गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया। पहाड़िया का है तो किसी गैर पहाड़िया को हम बंदोबस्त नहीं कर सकते हैं भाई, दूसरे जनजाति को नहीं दे सकते हैं। धारा 42, उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनधिकार पूर्ण दखल में हो।
को डिप्टी कमिश्नर द्वारा ये किया जा सकता है, बेदखल किया जा सकता है। बेदखल करना जो कृषि भूमि में के अनाधिकार पूर्ण दखल है। तो अनाधिकार मतलब आपका वहां अधिकार ही नहीं है और वहां आप दखल कर दिए हैं, तो डीसी साहब आपको क्या करेंगे, वहां से हटा देंगे, ठीक ना। चलिए, अध्याय 5 बोलता है वस्तु के रूप में लगान नहीं वसूल किया जाएगा या किसी अदालत द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो वस्तु के रूप में लगान नहीं वसूल किया जाएगा, या चैप्टर 5 के सेक्शन 43 में बोला गया है। लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद जो है वो मिलेगा, सेक्शन 47 में बताया गया है। धारा 50 बोलता है विशिष्ट कारणों से लगान की घटती। कुछ कारण हो सकते हैं जिसे लगान में क्या किया जाएगा, घटती किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर द्वारा प्रतिकूल स्थिति, पानी भर जाने से, बालू है ना, पेड़ पड़ जाने, सिंचाई संबंधी परेशानी होने पर, तो ऐसा कंडीशन तो सीएनटी एक्ट में भी देखे तो कुछ इस तरह का कंडीशन होता है, तो वो लोग जो है लगान को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। दे लगान के अतिरिक्त और कुछ रैयत से वसूल करने के लिए जमींदार को दंड देगा। अगर हमको यहाँ पे 100 रुपया देना है जमींदार को, तो 100 रुपया से ज्यादा वो नहीं देगा। अगर ले लेता है जमींदार किसी तरह, तो उसको 6 महीने का कैद होगा, या 500 रुपया उसको अर्थदंड होगा, यानी कि 500 रुपया का दंड होगा, या दोनों हो सकता है, 6 महीना और 500, यहाँ पे दोनों हो सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं चैप्टर 6 कतिपय प्रयोजनों के लिए जमींदार द्वारा भूमि का अधिग्रहण। मतलब जमींदार कुछ कारण से अपना जमीन वापस ले सकता है। ये चीज भी सीएनटी एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। भवन निर्माण अन्य प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण। ग्राम का जमींदार युक्त और पर्याप्त प्रयोजन के लिए डीसी की अनुमति से प्राप्त कर भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। यानी कि गांव का जमींदार है, गांव का मालिक हम कह सकते हैं, तो वो अपना जमीन रैयत से वापस ले सकता है, लेकिन डीसी से क्या करेगा, अनुमति ले लेगा, तभी वापस अपना जमीन को ले सकता है। आगे है पर्याप्त प्रयोजन क्या हो सकता है, भवन निर्माण के लिए, किसी धार्मिक या शैक्षणिक काम के लिए। यही चीज वहां पे भी लिखा हुआ था, खान खोदने और उत्पादन के लिए, सिंचाई के प्रयोजन के लिए, कृषि अथवा औद्योगिक उन्नति करने के लिए, सरकार की कोई राष्ट्रीय नीति को प्रभावित करने के लिए भी जमींदार रैयत से अपना जमीन को वापस ले सकता है। रैयत को क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होगा, यानी कि उसका जमीन अगर रैयत जमींदार ले रहा है तो उसको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा। लगान उसी अनुपात में घटा दिया जाएगा, यानी आपका जमीन ले रहा है तो लगान को घटाएंगे ही। चैप्टर 7 बोलता है न्यायिक प्रक्रिया, जुडिशियल प्रोसीड्यूर। कमिश्नर पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप में अभिलेखित करेंगे किसी आदेश का जिसे उन्होंने स्वयं अथवा उसके पूर्वाधिकारी ने इस एक्ट द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो, पुनर्वलोकन करना। मतलब रिव्यू, जैसे जुडिशियल रिव्यू है ना आर्टिकल 13 में, उसी तरह से है चैप्टर 7 में। तो याद रखिएगा, इससे सवाल भी पूछा गया था। ये पिछले बार हम माइंड मैप में नहीं डाले थे, लेकिन पूछा गया था, तो फिर इस बार डाल दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए लिया संथाल परगना में काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। तो सीधे सीधे पूछा गया है, ये धारा 60 से संबंधित है। यहाँ पे धारा छूट गया ना, धारा 60 है। तो चैप्टर 8 जो है लिमिटेशन दिया गया है, बेदखली के मुकदमों के लिए लिमिटेशन। और धारा 14 में मतलब 65 में बोलता है, बोले थे ना धारा 14 है लेकिन 65 के अंतर्गत आता है। में उल्लेखित आधार पर रैयत की बेदखली का आवेदन उस परिवाद के दुरुपयोग की तारीख से 2 वर्ष के भीतर देना होगा, यानी 2 साल के अंदर अंदर आपको देना होगा। और 9 में है विविध प्रावधान, जिसमें पेनल्टी के बारे में दिया गया है। इससे 2 सवाल पूछा गया है। एक जो सवाल है वो ये है ना, 2 साल के अंदर। संथाल परगना भूधारण अधिनियम 1949 के अनुसार धारा 14 में वर्णित आधारों पर रैयत की बेदखली के लिए कितने दिनों में आवेदन देना होगा, 2 साल, जो कि 65 के अंतर्गत आता है। उसके बाद एक सवाल है जो कि यहाँ संथाल परगना भूधारण अधिनियम के तहत दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो ये 67 में। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हम लोगों का धारा था। आप लोगों को सीएनटी बता दिए, एसपीटी एक्ट भी क्या कर दिए, बता दिए। एसपीटी एक्ट को तो एक ही वीडियो में हम क्या कर दिए, जल्दी जल्दी बता के खत्म कर दिए। देखिए महत्वपूर्ण फैक्ट इतना ही है। अगर आपको फिर से हम बोल रहे हैं डिटेल वाइज पढ़ना है, क्लास नोट्स ऐप में अवेलेबल है। हर एक जो सेक्शन है उसको हम लिखे हैं। बहुत रेयर सेक्शन है जो कि छोड़ा गया है, जो समझने लायक है। फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हैं तो डिटेल वाइज सब चीज़ को पढ़ते हैं। ये तो रिवीजन नोट्स है एक तरह से, या पीपीटी में जो भी कुछ आपको बताया वो रिवीजन वाला चीज़ है। हम पढ़े हुए थे, आपको हम बता दिए। आप खुद से एक बार डिटेल वाइज पढ़िएगा, उसके बाद इसको माइंड मैप से रिवाइज कीजिएगा। बहुत कम टाइम में आप रिवाइज कर सकते हैं। अभी देखिए एग्जाम एक सप्ताह में हो रहा है। उत्पाद सिपाही की 1 सप्ताह के अंदर जेपीएससी हुआ है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो उत्पाद सिपाही की एग्जाम दे रहे होंगे, जेपीएससी भी दे रहे हैं। तो उत्पाद सिपाही में वही चीज़ आप नहीं पढ़े होंगे जो ओनली फॉर जेपीएससी में हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो केवल जेपीएससी में पूछा जाता है। तो उसके लिए देखिए ये 10-15 पेज का या जो भी ओनली जेपीएससी का जो भी पेज है वो तो अलग से दिया ही गया है, वहाँ आपको दिया गया है। सप्ताह भर में उसको आप रिवाइज कर सकते हैं अगर पहले से पढ़े हुए रहते। तो इसीलिए हम बोले थे कि डिटेल वाइज पढ़िए,
अब 500, 700, 800, 1000 या 1500 पेज का किताब आप पढ़िए फर्स्ट टाइम में, लेकिन सेकंड टाइम में रिवीजन करने के लिए या आप एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करने के लिए एक शॉर्ट नोट्स जरूर तैयार करके रखिए। वही शॉर्ट नोट्स जो होता है आपको एग्ज़ाम में पास करवाएगा, क्योंकि आप भले 1500, 1000 पेज या 500 पेज का नोट्स पढ़े हैं, लास्ट टाइम में रिवाइज नहीं कीजिएगा तो वो चीज़ याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो पढ़ा हुआ क्या ही कीजिएगा। तो इसीलिए इस बार हो चाहे नहीं, हम बार बार कहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंत दिनों में ही ज़्यादा स्टूडेंट जो है एक्टिव होते हैं, बाकी दिनों में भूल जाते हैं। तो आप कम से कम जब एग्ज़ाम ना हो रहा हो उस समय शॉर्ट नोट्स तैयार कर रखिए। जब एग्ज़ाम होगा उससे सप्ताह 15 दिन पहले उस शॉर्ट नोट्स को पढ़िए और फिर एग्ज़ाम हॉल में जाइए। देखिए आपका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप माइंड मैप का जो वैल्यू है उसको समझ रहे होंगे। इस रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह बनाना है, आपको बार बार कहा जा रहा है, शुरुआती समय में ही कहा गया था। ऐप में आके आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, PYQ बना सकते हैं, जो कि बीच बीच में आपको यहाँ पे हम बता रहे थे, है ना। अब हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, देखते हैं क्या कर पाते हैं, क्योंकि आगे का जो नोट्स है वो डिटेल वाइज है, माइंड मैप में उसको कन्वर्ट नहीं किया है। तो आप थोड़ा बहुत खुद से भी पढ़िए, जो भी बचा हुआ टाइम है, जो भी आप पहले से पढ़े हुए हैं, और नहीं तो जो कुछ पढ़े हो उसको रिवाइज कीजिए और उसी पे भरोसा रखते हुए एग्जाम हॉल में जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लीजिए।